हेलो स्टूडेंट्स, गुरु मंत्रा मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर अपने इस सीरीज में एक नए कॉपी के साथ आगे बढ़ेंगे और आज का जो ये क्वेश्चन है वैश्वीकरण पर है। और जो ये कॉपी लिखे हैं, जिन्होंने पुराने स्टूडेंट उनसे परिचित है, इनका नाम नीरज कुमार है, जो अब बीपीएससी 67 के फाइनल रिजल्ट में ऑफिसर बन चुके हैं। और उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये कॉपी है जब वो बीपीएससी 67 की तैयारी कर रहे थे। इस कॉपी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आंसर राइटिंग में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, आंसर राइटिंग के दौरान क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या सावधानी हमें रखने की ज़रूरत है। तो आज का जो सवाल है उसका टॉपिक का नाम है वैश्वीकरण। टॉपिक का क्या नाम है? वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। सवाल है, वैश्वीकरण ने किस प्रकार भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया है, व्याख्या करें। जैसा कि पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, पहले भी कई क्लास में, कि 1990 में, 90 के अंत में भारत की जो आर्थिक स्थिति है बहुत गड़बड़ा गई थी। हमारे पास भुगतान राशि केवल 15 दिन से 1 माह तक का बचा था। ऐसी स्थिति में तत्कालीन सरकार ने जो हम क्या किए थे, हम लोगों ने अपना सोना ब्रिटेन में गिरवी रखे थे और वहाँ से कुछ विदेशी मुद्रा भंडार प्राप्त किए। इसके बाद स्थिति को संभालने के लिए हम लोगों ने एलपीजी अपनाया, ठीक है, लिबर्टी, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीन को हम लोग लेकर के चले। इसको कहते हैं एलपीजी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों को लेके चले। तो जब इससे हम लोग जुड़े तो सवाल है कि उसके बाद भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। स्वाभाविक बात है कि इसको आप ऐसे समझे कि एक स्टूडेंट जब तक 10वीं तक रहता अपने घर पे, 10 तक उनका एक अलग हो, जब वही स्टूडेंट कॉलेज चला आता है, घर से बाहर निकलता है, बड़ा शहर जाता है, कॉलेज जाता है, तो आप देखिएगा उस स्टूडेंट में कुछ चेंजिंग नज़र आता है। क्यों? क्योंकि अब वो घर में क्या था कि वो केवल अपने समाज तक था। जब वो कॉलेज आया, अब वो क्या हुआ, अब 100 समाज के लोगों से मिल रहा है। फिर वही स्टूडेंट जब आगे जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, जैसे इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, अब आप देखते होंगे कि उसमें चेंज आ जाती है। ये चेंज क्यों आती है? क्योंकि अब वहाँ 100 से ज़्यादा वो 1000 प्रकार के समाज के लोगों से मिल रहा है। तो जैसे जैसे जब आप अन्य जगहों से, जब अन्य समाज के लोगों के, अन्य समूहों से आपके संपर्क में जब कोई आता है, स्वाभाविक बात है कि उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, प्रभावित तो वो करता है। ये बात सही है। तो सवाल यही है कि जब हम लोग वैश्वीकरण से जुड़े, भारत जब वैश्वीकरण से जुड़ा, तो किस प्रकार भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया है। तो देखते हैं नीरज जी क्या उत्तर लिखे है इसका, हम लोग देखते हैं। वैश्वीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें विज्ञान एवं तकनीकी विकास के कारण संचार साधनों तथा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विश्व के सभी देश अपनी भौगोलिक सीमा से परे एक दूसरे के करीब आ गए हैं। ये मुख्य रूप से समाज, संपूर्ण विश्व एक गांव की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, वैश्वीकरण वस्तु, सेवा, विचार, ये शब्द है, क्योंकि वैश्वीकरण में केवल वस्तु ही नहीं, सेवाएं और विचारधाराओं का भी आदान प्रदान होता है। ये केवल ऐसा नहीं कि वैश्वीकरण में केवल वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। भारत एवं वैश्वीकरण 1991 ईस्वी, भारत 1991 वैश्वीकरण में शामिल हुआ। तब तत्कालीन, देखिए शामिल हुआ गलत है, वैश्वीकरण की नीति को अपनाया। ये कोई ऐसा थोड़ी होता है कि मंच है चले गए, भाई हम वैश्वीकरण की नीति को अपनाए या वैश्वीकरण के साथ चलना शुरू किया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव एवं वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति को अपनाया। 1992-93 ईस्वी रुपया को परिवर्तनीय बनाया। पहले क्या था, फिक्स होता था, यानी हम लोग डिसाइड कर दिए भाई डॉलर की तुलना में इतना तो ठीक। अब हो गया फ्लैक्सिबल, विश्वसनीयता के लिए। फ्लैक्सिबल में क्या होगा, वो चेंज होता रहता है। जैसे सुनते होंगे आज 80, कल 78, कभी 70, कभी 85, यही हुआ फ्लैक्सिबल, परिवर्तनीय। 1994 ईस्वी भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, 1 जनवरी 19 भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। उस तो शुरू ही हुआ था WHO तभी। वैश्वीकरण का भारत पर सामाजिक प्रभाव है, सांस्कृतिक बदलाव। इसके अंतर्गत संस्कृति के स्वरूप पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा।
ये परिवर्तन पहनावे से लेकर धार्मिक स्तर पर भी देखने को मिला। सामाजिक परंपराएं कमजोर पड़ने लगी। अब जैसे देखिए, इसको ऐसे समझिए, आजकल अब जैसे दिवाली आता है तो दिवाली में क्या किया जाता है, स्टिकर लगा दिया गया। पहले यही चीज़ क्या होता था कि रंगों से बनाया जाता था, अब सब कुछ रेडीमेड सिस्टम हो गया। दिवाली आया, स्टिकर लगा दिए। अब पहले दिया जलता था मिट्टी का, आजकल अब क्या होने लगा है, जो इलेक्ट्रिक वाला होने लगा है। कहीं ना कहीं ये चूंकि लोगों को वह सस्ता नज़र आने लगा। होता क्या है, अब जैसे दिया लाए इलेक्ट्रिक वाला, अब वो लगा दिया, वो महीने के लास्ट में दे। अब इसमें क्या है, अरे यार दिया जलाओ, फिर वो खरीद के लाओ, फिर उसमें तेल डालो, बार बार तेल डालो, तेल महंगा। तो इसका क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। हालांकि वो जो दिया जलाया जाता है तेल का और जो लाइट लगाया जाता है, दोनों का साइंटिफिक कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। आपको ये सिर्फ शो ऑफ है, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन लोग अब क्या, सिर्फ परंपरा को किसी तरह और निभाना है, तो इसीलिए कहा कि सामाजिक परंपराएं कमजोर पड़ने लगी। कमजोर पड़ने मतलब जो उनकी वैज्ञानिकता थी वो कमजोर पड़ने लगी है। जीवन स्तर में परिवर्तन, वैश्वीकरण के फलस्वरूप अनेक नवीन उत्पादों के बाजार में उपलब्ध होने से लोगों के जीवन स्तर में काफी बदलाव हुआ। विलासितापूर्ण जीवन को पसंद किया जाने लगा। शैक्षणिक बदलाव, शिक्षा के वैश्वीकरण ने शिक्षा को, यहाँ उल्टा कर दिया है, शैक्षिक या शिक्षा को वैश्वीकरण ने अंग्रेजी शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान किया। उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का विकास संभव हो पाया। वैचारिक परिवर्तन, वैश्वीकरण का प्रभाव भारतीय जनमानस के विचारों पर भी पड़ा। परंपरावादी एवं रूढ़िवादी विचारों को त्याग कर लोगों ने वैज्ञानिक एवं तार्किक वैचारिक विधियों को अपनाना आरंभ किया। वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव भारत पर, ठीक है, क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा, आर्थिक उदारीकरण, लिबर्टी अपनाया गया। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन के प्रयास से बाजार में खुलेपन की नीति अपनाया गया। लाइसेंसिंग प्रणाली को सरल किया गया। आयात शुल्क में कटौती की गई। निजीकरण को बढ़ावा, वैश्वीकरण में शामिल होने के साथ ही भारत में निजीकरण को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। इससे देश में निजी क्षेत्र में भी उत्पादन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास, व्यापारिक प्रतिबंधों की समाप्ति एवं सस्ते मूल्य पर प्रतिस्पर्धी वस्तुओं को उपलब्धता ने ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योगों को लगभग नष्ट कर दिया। पूंजी निवेश में वृद्धि, वैश्वीकरण के फलस्वरूप देश में विदेशी पूंजी निवेश में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे कई आधारभूत संरचना उद्योगों, सामाजिक सेवाओं का विकास हुआ। भारतीय सेवा क्षेत्र एवं सूचना प्रौद्योगिकी में वृद्धि, वैश्वीकरण के पश्चात भारत में सेवा क्षेत्र एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में न केवल अधिक वृद्धि प्राप्त की, अपितु वैश्विक पटल पर अपनी अलग पहचान भी बनाने में कामयाबी हासिल की। वैश्वीकरण का सामाजिक प्रभाव भारत पर, राज्य के हस्तक्षेप में कमी, उदारीकरण के फलस्वरूप एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, जिसके अंतर्गत खुली प्रतियोगिता को महत्व दिया गया। व्यापार एवं बाजार का स्वरूप खुला होने से कारण राज्य के हस्तक्षेप में कमी आ गई। पूंजीवादी दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव, वैश्वीकरण के पश्चात भारत में वे समाज के शासन के समाजवादी स्वरूप के साथ साथ पूंजीवादी स्वरूप को भी महत्व दिया गया। वैश्विक संस्थाओं का प्रभाव, वैश्वीकरण के साथ ही देश के शासन प्रशासन पर वैश्विक संस्थाओं जैसे यूएनओ, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यूनिसेफ इत्यादि का नीतिगत प्रभाव पड़ने लगा, जिससे भारत की स्वायत्तता में कमी आई। निष्कर्षतः वैश्वीकरण ने भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य पर कई सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव डाले। एक तरह जहां ग्रामीण उद्योग एवं सामाजिक उद्योग एवं संस्कृति का ह्रास हुआ, वहीं दूसरी तरफ नवीन विचारधारा, उच्च शिक्षा एवं उद्योगों का विकास हुआ। स्पष्टतः वैश्वीकरण को संतुलित नियामकों में ढालकर इससे भारत में विशेष लाभ प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब यहां पर देखिए, हम दो शब्द को अंडरलाइन कर लिए हैं। कौन सा, नीचे आ गया, सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव। अब सवाल है कि यह सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव जो है, इसको क्यों ऐसा किया अंडरलाइन।
देखिए हर चीज का एक पॉजिटिव रिपोर्ट होता है, एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट, एक नेगेटिव इफेक्ट, यानी सकारात्मक प्रभाव, एक नकारात्मक प्रभाव, यानी लाभ और हानि, ये तो दुनिया का नियम है। नीरज जी का इसमें गलती क्या है? इसका आंसर में जितने पॉइंट दिए हैं सारा पॉइंट सही है, लेकिन बार बार हम कहते हैं आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट होता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन आपका, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं लगभग ये सारे पॉइंट सब लिखेंगे, हो सकता है किसी का पॉइंट एक दो बढ़ जाए कम हो जाए, तो लिखेंगे, लेकिन सब जितने भी स्टूडेंट मेंस में बैठे होंगे सब ये लिखेंगे, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, सबको पता है, हर बुक में मिलता है। अब सवाल है कि फिर किसको सेलेक्ट किया जाए, किसको नहीं किया जाए, किसको ज़्यादा मार्क्स, किसको कम मार्क्स मिलेगा। तो बार बार कहते हैं इसमें तीन चीज़ों का बहुत महत्व है। पहला, शब्दों का चयन। तो नीरज जी का हम लोग देख रहे हैं कि शब्दों का चयन बहुत अच्छा रहता है, यहाँ भी शब्द, अब जैसे ये देखिए पूंजीवादी दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव, बहुत ही अच्छा शब्दों का चयन है, शब्दों का चयन इसका अच्छा है। दूसरा, भाषा शैली, इनका भाषा शैली भी सही है, एक जगह थोड़ा सा कहीं दिखा, बाकी शैली इसका हर जगह सही है। तीसरा होता है प्रस्तुतिकरण, आप उसको अपने उत्तर को किस तरह से प्रस्तुति कर रहे हैं। और आज देख रहे हैं कि हम लोग नीरज जी का प्रस्तुतिकरण में कमी क्या रहा, ये मिक्स कर दिए हैं। जैसे पहला पॉइंट देखिए नेगेटिव पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट देखिए तो लग रहा है जैसे वैश्वीकरण अच्छा चीज़ है, फिर तीसरा वाला देखिए अरे वैश्वीकरण बहुत खराब है, फिर चौथा पे आइए बहुत अच्छा है। तो इनको यही गलती है कि इनको क्या करना था, सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव में डालना था। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं शुरुआत में, अब जैसे ये सामाजिक परंपराएं को लेकर के दिया है, ठीक है, सेकेंड पेज में देखिए कि सांस्कृतिक बदलाव हुआ और सामाजिक परंपराएं कमजोर हुआ, ये एक नेगेटिव पक्ष है। अब देखिए इसका पॉजिटिव क्या है, इसका सकारात्मक पक्ष भी समझिए। भारत की सामाजिक परंपराओं का प्रभाव विदेशों में भी फैला है। वैश्वीकरण का ये भी एक फायदा है कि विदेश में भी अब सामाजिक परंपराओं को, भारतीय सामाजिक परंपराओं को, ये वैज्ञानिकता को समझा गया। इसका एग्जाम्पल है योग दिवस। योग का दिवस वो उसका मूल रूप से जुड़ाव कहाँ से है, भारत से है, लेकिन जब भारत सरकार ने ये अपील किया यूएनओ से कि भाई पूरी दुनिया में एक दिन योग दिवस मनाया जाए और योग पर विषय, तो आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। तो वैश्वीकरण का केवल नकारात्मक प्रभाव नहीं है सामाजिक परंपरा को लेकर, इसका सकारात्मक पक्ष भी है। अगर हम लोगों में अगर उनका साइड इफेक्ट आया है, यहाँ के कुछ लोगों में, चलो वेस्टर्न कल्चर का, तो हमारे कल्चर का भी वहाँ गया है। अभी जैसे अमेरिका में एक हॉस्पिटल है जहाँ थायराइड को ओमकार थेरेपी से ठीक किया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो है इसका सिर्फ पॉजिटिव ही, नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव भी है। तो यहाँ क्या करना था, इसको दो भागों में, या तो इसका दे देते सामाजिक प्रभाव, तो यहाँ पर क्या करते जैसे सकारात्मक पक्ष, फिर ये इनका क्या क्या सकारात्मक है, सांस्कृतिक, जीवन स्तर, शैक्षणिक, उसको दे देते, फिर दे देते नकारात्मक पक्ष, क्या क्या उसका नकारात्मक पक्ष है, ये प्रस्तुतिकरण अच्छा होता। दूसरा उसी तरह आर्थिक प्रभाव, तो आर्थिक प्रभाव में भी पहले सकारात्मक पक्ष देते, फिर नकारात्मक पक्ष, फिर राजनीतिक का भी वही करते, पहले सकारात्मक पक्ष देते, फिर नकारात्मक पक्ष देते। तो ये प्रस्तुतिकरण अच्छा होता और पढ़ने वाले को समझ में आ जाता आराम से कि भाई आप किसके अभी कभी लग रहा है कि आप जैसे वैश्वीकरण के एकदम पूरे पक्ष में है, सकारात्मक पक्ष, फिर अगला लाइन पढ़ के लग रहा है कि नहीं आप तो नकारात्मक में है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। यही है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में यही सब पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। आंसर सभी सही लिखते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका आंसर कितना अट्रैक्ट कर सकता है चेक करने वाले को। तो ये इनका रहा। अब दूसरा एक और गलती की कि जैसे कि आप हाँ, जैसे कि विश्व बैंक, यूनिसेफ, ये सब में शामिल होने से भारत की स्वायत्तता में कमी, ये एक ना अफवाह है। ये देखिए आप विश्व बैंक से बाहर निकल जाइए, आपको ऊपर कोई ये नहीं है, उसका कोई गाइडलाइन। कहने का मतलब है कि आप गुरु मंत्रा के साथ जुड़े, गुरु मंत्रा में पढ़ रहे, तो आपको गुरु मंत्रा का रूल फॉलो करना है, इसका टाइम टेबल को फॉलो करना है। अब आपको पसंद नहीं है, आप गुरु मंत्रा छोड़ दीजिए, आपके ऊपर आप कोई गुरु मंत्रा का कोई भी जो है रूल फॉलो करने का दबाव नहीं होगा, कोई आपको इसका टास्क पूरा करने का नहीं रहेगा। लेकिन ये कोई बंधा हुआ नहीं है ना कि आपको गुरु मंत्रा में ही पढ़ना है।
तब जाकर के होगा कि नहीं आपकी स्वायत्ता में, आपकी निजी जीवन में कुछ जो हस्तक्षेप लिया जाए। ये तो आपका अपना अच्छा है, हमें अच्छा है कि हम विश्व बैंक से दूर हो जाए। विश्व बैंक आपको कोई मतलब नहीं रखेगा, वो आप पर कोई दबाव नहीं डालेगा, उसका कोई भी गाइडलाइन आप पर लागू नहीं होगा, ना कोई रूल लागू होगा, कुछ भी लागू नहीं होगा। क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हैं, तो स्वाभाविक बात है कि अगर आप किसी के घर में भी मेहमानी जाते हैं, हम लोग अगर किसी के घर में जाते हैं मेहमान, तो आप उनके उस घर के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, जो उस घर का जो नियम है कि नहीं, आप अपना नियम लगाते हैं। तो बात वही हो जाती है कि भाई आप विश्व बैंक में जुड़े तो आपको विश्व बैंक के अकॉर्डिंग चलना होगा। आप अगर मान के चलिए यूनिसेफ से जुड़े हैं तो यूनिसेफ के अकॉर्डिंग चलना होगा। और सभी देश चलते हैं, सिर्फ इकलौता भारत नहीं चलता है, सभी देश चलते हैं। और ना ही वो आपके संविधान पे कोई हस्तक्षेप कर रहा है यूनिसेफ, बिल्कुल नहीं कर रहा है। और अगर कर रहा है तो आप स्वतंत्र, आप उससे दूर हो जाइए। तो ये पॉइंट एक इनका ये रहा। तो आज फिर हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, इनका उत्तर तो सही है, पॉइंट भी सही है लगभग सारे, एक दो पॉइंट को छोड़ के, लेकिन प्रस्तुतिकरण में ये गलती कर बैठे। तो वो होता है, ये आंसर राइटिंग में ये होगा। आप सोचेंगे कि नहीं 30 दिन आपका आंसर राइटिंग अच्छा जाए, ऐसा नहीं होता है। और इसलिए बार बार कहते हैं कि आंसर राइटिंग रेगुलर की चीज़ है। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जहाँ उसका कॉपी 8-10 कॉपी जहाँ ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा जाने लगा, तो अब उन्हें लगता है कि नहीं अब उसका आंसर राइटिंग कंप्लीट हो गया, वो छोड़ देते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो फिर धीरे धीरे शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो आज जो इनको मार्क्स दिया जा रहा है ये पहले से अब कम दिया जाएगा। इनको दिया जाएगा आज के इसमें 10 में से 5 मार्क्स। चूँकि इनका प्रस्तुतिकरण कमज़ोर रहा इसलिए इनको कम दिया जा रहा है। इससे पहले हम लोग देख रहे थे पिछले कॉपी में इसको 7 तक जा रहे थे, लेकिन आज चूँकि इनका प्रस्तुतिकरण कमज़ोर रहा इसलिए इनको 5 मार्क्स मिलेंगे। और अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉपी के साथ मिलेंगे। और जो स्टूडेंट बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी के लिए आंसर राइटिंग करना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन में जाना है, जो gurumantra.online है, यहाँ एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ से खरीद सकते हैं। क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।